वेलकम टू एवरीवन। आज से हम चैप्टर 10 की केमिस्ट्री के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस को अपलोड करने जा रहे हैं ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। ठीक है, तो चलें इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास इसकी एमसीक्यूज नंबर 1 है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इज ड्यू टू। सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो फर्क है वो किसकी वजह से है? फर्क एक्चुअली है द डिफरेंस इन द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल, साइज ऑफ द पार्टिकल, शेप ऑफ द पार्टिकल। अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन देता तो मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ज़रूर जिक्र करता, क्योंकि जो एक्चुअल डिफरेंस है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बुनियाद पर। तो क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग या वीक होने की वजह से मूवमेंट इफेक्ट होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज और बाकी सारी चीज़ इफेक्ट नहीं होती। तो इसका जो सही ऑप्शन है, जो नियरेस्ट ऑप्शन है, ए डिफरेंस इन द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। उसके बाद है अपॉन हीटिंग द रेट ऑफ वेपोरेशन हो रही है और आपने उसको हीट करना शुरू कर दिया उस लिक्विड को, तो क्या हो जाएगा? वेपोरेशन ऑलरेडी हो रही थी, आपने मजीद उसको हीट करना शुरू कर दिया है, तो उसका जो वेपोरेशन का रेट है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। उसके बाद है द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन। इंटर पार्टिकल, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज भी आप कह सकते हो, स्ट्रॉन्गेस्ट किस में होती हैं? ऑब्वियसली सॉलिड्स के अंदर होती हैं, देन लिक्विड्स के अंदर, देन गैस के अंदर और एंड पे प्लाज्मा के अंदर। उसके बाद है कि कूलिंग द वेपर्स ऑफ सम गैसेस चेंज देम डायरेक्टली इनटू द सॉलिड स्टेट। कूलिंग द वेपर्स को ठंडा किया, लिक्विड फेज आनी चाहिए थी ना। नॉर्मली तो ये होता है कि लिक्विड फेज आती है, लेकिन लिक्विड फेज नहीं है, डायरेक्ट चेंज हो चुका है इनटू सॉलिड। दिस इज कॉल्ड डेपोजिशन। ठीक है, डेट इज कॉल्ड डेपोजिशन। अगर कोई गैस वापस लिक्विड में आती है, डेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। लेकिन अगर कोई गैस वापस डायरेक्टली सॉलिड में आ चुकी है, उसको बोलते हैं डेपोजिशन। उसके बाद है फिजिकल स्टेट इन विच द पार्टिकल्स पोसेस द मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी किसके पास होती है? सॉलिड्स के पास होती है। वही तरतीब है फिर लिक्विड्स के पास भी, गैस के पास होती है, और एंड पे वेपर्स भी एक्चुअली गैस ही हैं। उसके बाद है हाउ डज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड। हाउ डज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है, वेपोरेशन के इफेक्ट्स के अंदर कि जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन की फोर्सेस ज़्यादा होंगी उतनी इवेपोरेशन कम होगी। सो इट डिक्रीज विद द इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन। अगर मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ये फोर्सेस कम हो जाएंगी। उसके बाद है कि विच गैस विल डिफ्यूज आर द फास्टेस्ट रेट। ठीक है, ये आपके यहाँ पे भी पूछा गया था क्विज नंबर 4.5 के ऊपर कि कौन सी गैस ज़्यादा स्पीड के साथ डिफ्यूज करेगी। तो जिस गैस का मास कम है, तो इन तमाम में सबसे जो कम मास है वो है H2S का। तो H2S का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मास ज़्यादा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। मास कम है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। फेज चेंजेस A एंड B इन गैस। ठीक है, गैस टू लिक्विड A है, लिक्विड टू सॉलिड B है। ठीक है, तो गैस का लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना भी बताया था, क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। और फिर उस लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? फ्रीजिंग कहलाता है। तो सी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है कि स्टूडेंट ने नोटिस किया है फ्रॉस्ट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड एट 6.30 AM एंड डिसअपीयरिंग बाय 8.3 AM। विच फेज चेंजेस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, बर्फ फ्रॉस्ट फॉलिंग, ठीक है, कि गिर रहे थे, उसके बाद फौरन वो गायब हो गए 1-2 घंटे के बाद, लिक्विड फॉर्म में नहीं आए। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में नहीं आए, सॉरी, द स्टूडेंट्स नोटिस, हाँ, लिक्विड फॉर्म में नहीं आए और सारे के सारे जो हैं वो कन्वर्ट चुके हैं। तो इसका जो ऑप्शन है डेट इज क्या है? सी, सब्लिमेशन। और सारा का सारा जो था वो कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर? डायरेक्टली इनटू वेपर्स। उसके बाद है शॉर्ट आंसर। मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ से कर दूंगा, लेकिन इसके बाद वीडियो के एंड के ऊपर एक मैं आपको अटैचमेंट लगा दूंगा, वहाँ से भी आप इसको कर सकते हो। मैं बताऊंगा उसमें कि एआई का बेहतर यूज़ आप लोग कैसे कर सकते हो। एआई से मैंने ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, पता मुझे थे, लेकिन क्योंकि कॉपी पेंसिल लेके लिखना आज के दौर में जो आपके पास एआई है बहुत अजीब लगता है।
ओके, फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम्स व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स। जब कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है तो इवेपोरेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो कहाँ से आती है। तो यहाँ इवेपोरेशन वाले टॉपिक के अंदर भी उसने हमें बताया था कि इट रिक्वायर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द इनसाइड द मॉलिक्यूल। ठीक है, कि इवेपोरेशन के लिए उसको कहीं बाहर से एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो खुद से ही अंदर से ही मॉलिक्यूल जो है वो आसपास से सराउंडिंग से एनर्जी को अब्जॉर्ब करके खुद ब खुद जो है वो लिक्विड फॉर्म से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसको आप अगर मज़ीद डिटेल से लिखना चाहते हो तो यहाँ पे भी हमारे पास मेल्टिंग है, फ्रीजिंग है, बॉइलिंग है, ठीक है, वेपर्स फॉर्म है। तो ई से एफ वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ई से एफ वाला जो पोर्शन है यहाँ पे जहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, उसमें भी ये बताया गया। लेकिन आप ये वाला कर लोगे और इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे, जैसे मैंने कहा कि जो मालिक्यूल्स हैं वो अपनी सराउंडिंग से ही एनर्जी लेते हैं फेज चेंजेस के लिए। और उसके बाद जो मैं वीडियो लगाऊँ उसमें भी इसका आंसर लिखा हुआ है, आप वो भी लिख सकते हो। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इज कंडेंसेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। कंडेंसेशन जो है वो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो आपके पास जो वेपर्स फॉर्म थी, जो गैसियस फॉर्म थी, वो वापस लिक्विड फॉर्म के अंदर आ रही है, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा फासले पे थे, ठीक है, वो कंडेंस हुए हैं, एक दूसरे के पास पास आए हैं, तो इट्स मीन कि जब वो दूर दूर क्यों थे, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई थी, पकड़े नहीं जा रहे थे। बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आपके पास कोई बहुत फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो आपके इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा फास्टली मूव कर रहा है, तो आप उसको पकड़ सकते हो, नहीं पकड़ सकते। अगर आपको उसको पकड़ना है, या तो आप अपनी एनर्जी को बढ़ा दो या उसकी एनर्जी को स्लो डाउन कर दो। तो होता ये है कि हम या एनवायरनमेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को स्लो डाउन कर देते हैं, फिर वो मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे होते हैं, जुड़ते हैं और लिक्विड की फॉर्म में आ जाते हैं। तो वो स्लो डाउन क्यों है? ऑब्वियसली उनकी एनर्जी लॉस हुई है, इस वजह से वो स्लो डाउन हुए हैं। अब क्योंकि एनर्जी का लॉस हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ये क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। उसके बाद वाई नफ्थलीन बाल्स यूज डिसअपीयर्स आफ्टर सम टाइम। ठीक है, आपने फिनाइल की गोलियां रखी थी पेटी के अंदर, बक्से के अंदर, कहीं पे भी, फिर उसके बाद आपने देखा हफ्ता 15 दिन बाद वो गायब होगी। कहाँ गई वो? ठीक है, अगर वो अच्छी क्वालिटी की थी तो गायब हो जाएंगी, नकली 2 नंबर किसी ने बना के दे दी होंगी तो उससे कुछ भी नहीं होगा। तो होता ये है कि वो सारी की सारी जो फेनेफ्थलीन है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू वेपर्स, क्योंकि सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है। इसको हमने पढ़ा था सब्लिमेशन, कि नेफ्थलीन के अंदर ये एबिलिटी है। क्या एबिलिटी है नेफ्थलीन के अंदर? कि सॉलिड्स टू वेपर्स विदाउट मेल्टिंग, कि वो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है मेल्टिंग हुए बगैर। उसके बाद है व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग अ फेज चेंज। फेज चेंजेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है? व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग अ फेज चेंज। मतलब कि हमने यहाँ पे भी देखा कर्व के अंदर मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट सेम लाइन है, डी और ई सेम लाइन है। तो ये सेम लाइन क्यों है? टेम्परेचर सेम क्यों रहता है? क्योंकि जितनी भी ज़्यादा हम हीट देते जा रहे हैं ना, वो सारी की सारी इन्वॉल्व होती है फेज चेंजेस के दौरान उसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने में उसका कोई किरदार नहीं होता। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ बॉयलिंग की। मिसाल के तौर पे पानी को आपने चूल्हे पे रख दिया, उसको बॉयल करना शुरू कर दिया। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 है। 100 पे वो बॉयल करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। बॉइलिंग का मतलब क्या है? कि वो लिक्विड से वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है, लेकिन उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 100 रहेगा। कभी भी गर्म पानी का टेम्परेचर 101 102 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी पानी का टेम्परेचर 101 102, क्योंकि 100 तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। 100 पे वो लिक्विड से वेपर्स में चला जाएगा। 101 होना पॉसिबल ही नहीं है। तो हम जो नीचे उसको चूल्हा जला के गर्म करते जा रहे हैं, वो हीट कहाँ जा रही है? वो हीट इस वजह से यहाँ यूज़ हो रही है कि पहले फॉर एग्जांपल 10 मालिक्यूल जा रहे थे, फिर 20 होना शुरू हो गए, फिर 30 होना शुरू हो गए, 40 वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, 50 होना शुरू हो गए। वेपर्स के बढ़ने की तादाद ज़्यादा हो चुकी है, बॉइलिंग का रेट बढ़ चुका है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो वहीं रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं जब तक फेज चेंज नहीं होता। हाँ, स्टीम में अगर कन्वर्ट हो रहेगा तो स्टीम का टेम्परेचर 200 300 500 700 800 भी हो सकता है, लेकिन जब तक वो पानी है, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है वो 100 से ऊपर नहीं जाएगा। तो ठीक है, इसके भी आंसर मैं आपको
जो एक्चुअल आंसर है मैं आपको भी बताता हूँ कि उसको एंड पे मैं बताता हूँ। इज इट कंप्रेसिबल, इज इट पॉसिबल टू कंप्रेस अ लिक्विड? ठीक है जी, लिक्विड को कंप्रेस करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, गैस को कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि गैस के मालिक्यूल बहुत ज़्यादा फासले पे होते हैं। लिक्विड के मालिक्यूल्स फासले पे नहीं होते बल्कि इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, और वही जब इरेगुलर अरेंजमेंट रेगुलर में कन्वर्ट हो जाती है तो वही लिक्विड हमारा सॉलिड बन जाता है। पानी आपने कोले में भरा, वो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो फासले पे उतने ही रहेंगे। उसी पानी को जब आप उठा के रखोगे फ्रीजर के अंदर तो वो जब बर्फ बन जाएगा तो सिर्फ उसके पार्टिकल्स ने खुद को अरेंज किया है। कैन यू चेंज द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स इन एक्सपेरिमेंट इन लैब? क्या हम पानी का बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं? हम पानी का क्या किसी भी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक में पढ़ा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है जी? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर, एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम या ज़्यादा कर दें तो हम बॉइलिंग पॉइंट को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमने एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दिया बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, अगर हमने एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दिया बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट है ही क्या कि लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के। तो अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया है तो ऑब्वियसली लिक्विड के जो वेपर्स हैं उनको भी आपको कम ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, कम टेम्परेचर पर ही वो बॉयल हो जाएगा। आगे उसने बताया भी था कि यही वजह है कि मरी के ऊपर जो टेम्परेचर है वो 98 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे ये पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग के ऊपर। ठीक है, अच्छा मैं ये भी बताता हूँ कि समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये लेक्चर्स अपलोड नहीं कर रहा है, ये मैं एक्सरसाइज के सोल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप लोग कहोगे तो पूरा एक लेक्चर भी अपलोड कर दिया जाया करेगा, लेकिन फिर उसमें हम टू दी पॉइंट ही बात किया करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मेरा फोकस होता है एक्सरसाइज को सोल्यूशन को सॉल्व करना बस। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्योंकि मरी में कम है इस वजह से मरी के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। यहाँ पे क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट 100 है। ओके बॉयज़, अब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो वर्डिंग आपको चाहिए होती है लकीर के फ़कीर बनने के लिए, कॉपी पे लिखने के लिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। ओके, इसी वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।